वेलकम बैक इन अकेडमिया डेली डोज पावर्ड बाय अकेडमिया कैरियर। मैं हूं सुधांशु देव और आज की तारीख है 16 जनवरी 2022। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम बात करेंगे आज की डेट में बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्नों की, उन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की तथा अगले दिन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अभ्यास प्रश्नों के रूप में दिए जाएंगे। तो इस सेशन की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सेशन की शुरुआत 2 लाइनों से करेंगे और वो 2 लाइनें समर्पित होंगी हमारे देश की सरहदों पर खड़े हमारे नौजवानों के लिए, जो हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ प्रहरी बन के खड़े हैं। क्योंकि कल यानी कि 15 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी सैनिकों को मेरी 2 लाइनें समर्पित कि जिस जिंदगी को तूने फिक्र में जिया उस जिंदगी को उसने फक्र में जिया। जिस जिंदगी को तूने फिक्र में जिया उस जिंदगी को उसने फक्र में जिया। फर्क सिर्फ इतना था दोनों में, तू जिया वेतन के लिए और वो जिया वतन के लिए। ये 2 लाइनें भारतीय थल सेना जवानों के लिए समर्पित। अब इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक नज़र आज की सभी अहम खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र महिलाओं यानी कि UN वुमेन ने हाल ही में महिलाएं और लड़कियां पीछे छूट गई महामारी प्रतिक्रियाओं में अस्पष्ट अंतराल शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का अनावरण किया। साहित्य अकादमी ने 2021 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार के 22 विजेताओं की सूची की घोषणा की। सरकार ने ई-दाखिल पोर्टल की स्थापना की। बीमा नियामक IRDAI ने घोषणा की है कि राज्य के स्वामित्व वाली LIC, सामान्य बीमा निगम और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को 2021-22 के लिए घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता DSII के रूप में पहचाना गया है। देश के मीडिया के अनुसार ईरान के 3 शोध उपकरणों को अंतरिक्ष में ले जाने वाला एक उपग्रह वाहक रॉकेट सिमोरग लॉन्च किया गया है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने बैंक खातों के लिए KYC अपडेट की आखिरी तारीख 3 महीने बढ़ाकर अगले साल 31 मार्च कर दी है। कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी कि RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कॉर्बेवैक्स TM है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। आइए अब डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस संस्थान ने महिला और लड़कियों को पीछे छोड़ दिया महामारी प्रक्रियाओं में अस्पष्ट अंतराल रिपोर्ट जारी की? विकल्प A है विश्व आर्थिक मंच, B है विश्व बैंक, C है संयुक्त राष्ट्र महिला तथा विकल्प D है नीति आयोग। इनमें से विकल्प C संयुक्त राष्ट्र महिला यानी कि UN वुमेन बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो संयुक्त राष्ट्र महिलाओं ने हाल ही में महिलाएं और लड़कियां पीछे छूट गई महामारी प्रतिक्रियाओं में अस्पष्ट अंतराल शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को सरकार से कोविड-19 राहत मिलने की संभावना कम थी। बच्चों के साथ रहने वाले कामकाजी पुरुषों के 20% की तुलना में बच्चों के साथ रहने वाली कामकाजी माताओं में से कम 29% ने अपनी नौकरी खो दी। रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के साथ रहने वाली एकल महिलाओं को अधिक पीछे छोड़ दिया गया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 के मसौदे का अनावरण किया है? विकल्प A है तेलंगाना, B है तमिलनाडु, C है ओडिशा तथा विकल्प D है पश्चिम बंगाल। इनमें से विकल्प B तमिलनाडु बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का अनावरण किया, जिसमें स्कूल और कॉलेज की महिलाओं के लिए अनिवार्य मार्शल आर्ट प्रशिक्षण जैसी विशेषताएं शामिल हैं। यह सभी एकल और महिला मुखिया परिवारों के लिए मनरेगा के तहत 50 अतिरिक्त व्यक्ति दिवस और
पंजीकृत पार्टियों में 33.3% प्रतिनिधित्व का भी प्रस्ताव करता है। नीति में परिवहन के सभी साधनों को महिलाओं के अनुकूल बनाने का भी प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है, युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार किस संस्थान द्वारा घोषित पुरस्कार है? विकल्प ए है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, बी है भारतीय ज्ञानपीठ, सी है साहित्य अकादमी तथा विकल्प डी है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इनमें से विकल्प सी साहित्य अकादमी बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो साहित्य अकादमी ने 2021 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार के 22 विजेताओं की सूची की घोषणा की। साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा विभिन्न श्रेणियों जैसे कविता, उपन्यास, लघु कथाएं, नाटक, जीवन और आत्मकथा, आलोचना पर पुस्तक में 20 भाषाओं में साहित्य कार्यों के लिए अलग से की गई थी। तमिल नारीवाद लेखिका अम्बाई, कन्नड़ की DS नागभूषण, तेलुगु की गोरेती वेंकन्ना और अंग्रेजी लेखिका नमिता गोखले विजेताओं में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा ई दाखिल पोर्टल किस सेक्टर से जुड़ा है? विकल्प ए है सूचना का अधिकार, बी है उपभोक्ता शिकायतें, सी है जीवन प्रमाण पत्र तथा विकल्प डी है माल और सेवा कर। इनमें से विकल्प बी उपभोक्ता शिकायतें बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो केंद्र सरकार ने ई दाखिल पोर्टल की स्थापना की है, जो देश भर के उपभोक्ताओं को प्रासंगिक उपभोक्ता फोरम से आसानी से संपर्क करने के लिए एक तेज और आसान सुविधा प्रदान करता है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नियमों के अनुसार जिला आयोग के पास उन शिकायतों के लिए अधिकार क्षेत्र है जहां माल या सेवाओं का मूल्य 50 लाख से अधिक नहीं है। राज्य आयोग 50 लाख से 2 करोड़ की सीमा में शिकायतों को देख सकते हैं। राष्ट्रीय आयोग का अधिकार क्षेत्र 2 करोड़ रुपए से अधिक होगा। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी शिकायतें दर्ज कर सकता है। अगला प्रश्न है, IRDAI ने 2021-22 के लिए घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता DSII के रूप में कितने बीमाकर्ताओं की घोषणा की है? विकल्प ए है 1, बी है 3, सी है 4 तथा विकल्प डी है 5। इनमें से विकल्प बी यानी कि 3 बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो बीमा नियामक IRDAI ने घोषणा की है कि राज्य के स्वामित्व वाली LIC सामान्य बीमा निगम और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को 2021-22 के लिए घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता DSII के रूप में पहचाना गया है। DSII को ऐसे बीमाकर्ता के रूप में माना जाता है जो बहुत बड़े या विफल होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके आकार, बाजार के महत्व और घरेलू और वैश्विक परस्पर जुड़ाव के कारण उनकी विफलता से घरेलू वित्तीय प्रणाली पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने अनुसंधान उपकरणों के साथ सिमोरग उपग्रह वाहक रॉकेट लॉन्च किया? विकल्प ए है बांग्लादेश, बी है ईरान, सी है इजराइल तथा विकल्प डी है हंगरी। इनमें से विकल्प बी ईरान बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो देश के मीडिया के अनुसार ईरान के 3 शोध उपकरणों को अंतरिक्ष में ले जाने वाला एक उपग्रह वाहक रॉकेट सिमोरग लॉन्च किया है। सिमोरग ईरान भाषा में फिनिक्स में अनुवाद करता है। देश ने 470 किलोमीटर यानी कि 290 मील की ऊंचाई पर उपकरणों को लॉन्च किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका मई 2018 में एक तरफा परमाणु समझौते से हट गया और ईरान के खिलाफ फिर से प्रतिबंध लगा दिया। अगला प्रश्न है, कौन सी एशियाई अर्थव्यवस्था 2022 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी कि RCEP की अपनी सदस्यता की पुष्टि करने के लिए तैयार है? विकल्प ए है बांग्लादेश, बी है इंडोनेशिया, सी है श्रीलंका तथा विकल्प डी है थाईलैंड। इनमें से विकल्प बी इंडोनेशिया बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व
एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी कि RCEP की अपनी सदस्यता की पुष्टि करने की संभावना है। चीन समर्थित RCEP दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार संघ 1 जनवरी 2022 को लागू हुआ। दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया ने इस साल की शुरुआत में समझौते की पुष्टि की। अगला प्रश्न है, RBI की हालिया अधिसूचना के अनुसार बैंक खातों के लिए KYC अपडेशन की समय सीमा क्या है? विकल्प ए है 31 जनवरी 2022, बी है 31 मार्च 2022, सी है 30 जून 2022 तथा विकल्प डी है 30 सितंबर 2022। इनमें से विकल्प बी 31 मार्च 2022 बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने बैंक खातों के लिए KYC अपडेट की आखिरी तारीख 3 महीने बढ़ाकर अगले साल 31 मार्च कर दी है। कोविड-19 के नए संस्करण के कारण प्रचलित अनिश्चितता के कारण समय सीमा बढ़ा दी गई है। RBI ने महामारी के कारण पिछले साल मई में सबसे पहले नियमों को ढील दी थी। इसने यह भी घोषणा की है कि बैंकिंग सेवाओं को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ग्राहक द्वारा KYC दस्तावेज अपडेट नहीं किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी कि RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सा है? विकल्प ए है कॉर्बेवैक्सटियम, बी है नोवावैक्स, सी है डिवॉक्स तथा विकल्प डी है सेरोवैक्सटियम। प्रश्न को दोबारा से सुने। कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी कि RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सा है? विकल्प ए है कॉर्बेवैक्सटियम, बी है नोवावैक्स, सी है डिवॉक्स तथा विकल्प डी है सेरोवैक्सटियम। इनमें से विकल्प ए कॉर्बेवैक्सटियम बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी कि RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन को कॉर्बेवैक्सटियम है। वैक्सीन जिसे बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है को हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने इमरजेंसी यूज अथॉराइजेशन यानी कि EUA की मंजूरी मिली है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT और इसके PSU जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी कि BIRAC ने जैविक ई के कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? विकल्प ए है दिल्ली, बी है मेरठ, सी है कोलकाता तथा विकल्प डी है हैदराबाद। प्रश्न को दोबारा से सुने। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? विकल्प ए है दिल्ली, बी है मेरठ, सी है कोलकाता तथा विकल्प डी है हैदराबाद। इनमें से विकल्प बी मेरठ बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। संस्थान आधुनिक और अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचे जैसे सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी ग्राउंड, लॉन टेनिस कोर्ट आदि के साथ आएगा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना एक मजबूत खेल संस्कृति और देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना स्थापित करने की दृष्टि से की जा रही है। यह तो बात हो गई आज की डेट में बनने वाले सभी विशेष महत्वपूर्ण करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्नों की, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अब बारी है बात करने की अभ्यास प्रश्नों के समाधान की, यानी कि वे प्रश्न जो कि आपको पिछले वीडियो में दिए गए थे उनके सॉल्यूशन की, उनके समाधान की। तो उससे पहले फिर से आपको बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कल का पहला अभ्यास प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस कंपनी को सरकार का $1 बिलियन का पासपोर्ट प्रोजेक्ट मिलता है? विकल्प ए था विप्रो, बी इन्फोसिस, सी TCS तथा विकल्प डी था HCL।
इनमें से विकल्प सी टीसीएस बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो टीसीएस को विदेशी मंत्रालय यानी कि एमईए के लिए पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दूसरे चरण के लिए चुना गया है। विश्लेषकों का अनुमान है कि 9.5 साल में फैले इस अनुबंध की कीमत करीब $1 अरब है। अगला प्रश्न था, चुनाव आयोग ने गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की घोषणा की। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? विकल्प ए है अचल कुमार ज्योति, बी है अनिल त्रिपाठी, सी है सुशील चंद्र तथा विकल्प डी है सुनील अरोड़ा। इनमें से विकल्प सी सुशील चंद्र बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं। भारत के चुनाव आयोग की यह शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से ली गई है। सुशील चंद्र भारत के वर्तमान और 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। यह तो बात हो गई आज की अभ्यास प्रश्नों के समाधान की। अब बारी है अभ्यास प्रश्नों की, जो कि आपको स्वयं ढूंढकर लिखने हैं उनके उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आइए चर्चा करें आज के पहले अभ्यास प्रश्न की। तो भारतीय रेलवे ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किस नाम से रखा है? विकल्प ए है विश्वास नगर रेलवे स्टेशन, बी है एकता नगर रेलवे स्टेशन, सी है पटेल नगर रेलवे स्टेशन तथा विकल्प डी है गांधीनगर रेलवे स्टेशन। प्रश्न को दोबारा से सुने। भारतीय रेलवे ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किस नाम से रखा है? विकल्प ए है विश्वास नगर रेलवे स्टेशन, बी है एकता नगर रेलवे स्टेशन, सी है पटेल नगर रेलवे स्टेशन तथा विकल्प डी है गांधीनगर रेलवे स्टेशन। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहें एकेडमिया डेली डोज के साथ चैनल पर। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलता रहे। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ट्विटर तथा कू पर फॉलो कर सकते हैं। आप वहां हमसे जुड़ करके डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।